हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एक और फुल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि साथी आप भी ईमानदारी के साथ एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को कंप्लीट लगाएंगे और अपनी तैयारी को परखेंगे, क्योंकि साथ ही अगस्त का महीना चल दिया है और आज 10 अगस्त भी हो चुका है। आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। यानी साथ ही आप सभी के पास 1 महीने 10 दिन का समय है। तो इसमें देख लीजिए भाई कैसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जाएंगे। जो जो टाइप के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल सेम साथी उन्हीं टाइप के प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा इस पेपर को आप लोग कंप्लीट लगाएंगे और टारगेट को पूरा करेंगे। डेली का डेली आपको टारगेट मिलता है, लेकिन साथ ही आज आपको टारगेट को पूरा करना बहुत जरूरी है। 50 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन सही करना है, जिसमें से जीके रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा। यानी साथ ही आपका ये ऑफिशियल सिलेबस है। जीके 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ भी साथ ही 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जो आपका जीके और इंग्लिश है इसमें 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 90 मिनट 90 क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं, याद रखिएगा साथी। तो इस टेस्ट को कंप्लीट लगा लीजिए और अपनी तैयारी को देख लीजिए आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और इस फुल पेपर को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से हल करते हैं। तो पेन पेपर आप साथ में लेकर बैठेंगे। ओके, बताएंगे लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो मेरे दोस्त, जो एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए डेली क्लास आती है, सुबह 8 बजे आती है, एक दोपहर में 12:35 पे और एक साथ ही शाम में 6:35 पे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साथी पहले इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश भी तो भाई हमें पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हमें छोड़ना नहीं है। तो पहला प्रश्न को हल करिए। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आप सभी को इडियम बताना है। इडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा, जिसे आप हिंदी मुहावरा जानते हैं ना, बस वो इंग्लिश में दिया है। जैसे क्या है भाई, एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब पहले बताइए क्या होता है? एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है भाई? याद रखिएगा, असहमत होना। क्या साथी? असहमत होना है। अब छाटिए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक बनेगा असहमत होना का। तो हम बात करेंगे साथी टू एग्री अनविलिंगली हो सकता है? नहीं साथी। अनिच्छा से सहमत होना बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। टू डिसएग्री स्ट्रांगली, बिल्कुल साथी। याद रखिएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टू डिसएग्री स्ट्रांगली, जो एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है असहमत होना। तो सेम साथी इसका जो इडियम होगा, मुहावरा होगा, टू डिसएग्री स्ट्रांगली, इसका मतलब दृढ़तापूर्वक असहमत होना। ओके, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इस वाला क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या साथी टू सिट एंड डिस्कस हो सकता है? बैठकर चर्चा करना बिल्कुल नहीं साथी, ये नहीं हो सकता। टू हिट समवन विथ लॉग, नहीं साथी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यानी साथी आपको यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, इसको पढ़ना है, समझना है और केवल एक वर्ड में आपको बताना है। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप बताते हैं ना, बिल्कुल सेम साथी यही है। जैसे क्या दिया है? बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, इसका मतलब पहले आप समझिए क्या होता है। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, मेरे दोस्त सामंजस्य या क्या हो जाएगा, सुसंगत रहें। क्या मेरे दोस्त? सामंजस्य या सुसंगत रहे। इसका मतलब रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है साथी? अभिलेख होता है। याद रखिए साथी, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख होता है। कॉर्डन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? घेरा होता है, याद रखिएगा। और एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे सहमति, जो कि एकॉर्ड हो जाएगा। जो बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एकॉर्ड हो जाएगा, याद रखिए, यानी सहमति हो जाएगा। और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई? कलह होता है। क्या साथी? कलह होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सॉल्व को हल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यानी 4 ऑप्शन दिए गए, 3 तो भाई देखिए सही है, एक गलत है, कहीं ना कहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, वही बताइए। जैसे अपॉर्चुनिटीज, क्या होता है अपॉर्चुनिटीज का मतलब? अवसर। ये क्या होता है भाई? प्लूरल होता है, याद रखिए अवसर होता है, बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग दिया है। CAPABILITIES यानी कैपेबिलिटीज भी बिल्कुल ठीक है। कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्षमता। आप सभी के अंदर इतना क्षमता है कि आप पेपर को फोड़ सकते हैं, बस आप अपने अंदर के जो शक्ति को उसको जगाइए, मेहनत में लगाइए, साथी आप अच्छे से हर एक काम को कर ले जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल आपके बीच है, क्यों साथी? आपका जिम्मेदारी, इस पर आपको पेपर निकालना है, एक सीट लेना है। लेकिन जर्नी, जर्नी का स्पेलिंग क्या होता है? जर्नी का स्पेलिंग JURNEY होता है। जर्नी मतलब साथी आपका यात्रा होता है। तो इस साल का डी ऑप्शन इनकरेक्ट दे रखा था, जो कि साथी राइट आपके बीच टाइप हो चुका है, JOURNEY होता है। ओके, यात्रा, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व को हल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकली एरर। यानी साथी आइडेंटिफाई सेगमेंट यानी खंड आपको ज्ञात करना है सेंटेंस में जो कि ग्रामेटिकल एरर है। बताइए, आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर। बताइए यहाँ किस खंड में आपको भाई ग्रामेटिकली एरर दिखाई दे रहा है? आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर, इसका मतलब साथी क्या ये लाइब्रेरी किताबें उनकी हैं? क्या ये लाइब्रेरी किताबें उनकी हैं? नहीं साथी, क्या ये लाइब्रेरी किताबें हैं? ये ठीक बन रहा है। इसका मतलब साथी आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर। देयर की जगह साथी यदि जो स्पेलिंग आपका दिया है THEIR, इसका मतलब क्या होता है पहले? तो भाई इसका याद रखिए उनका होता है, इसके माने देयर माने जो आपका एक ये देयर वाला होता है स्पेलिंग THERE, देयर मतलब क्या होता है? इसके बिन साथी वहाँ होता है, याद रखिए। तो मेरे दोस्त देयर उनके स्थान पे क्या होगा? देयर का प्रयोग होगा, याद रखिए देयर यहीं पे आपका रॉन्ग है। तो साथ यहाँ से डी ऑप्शन देखिए, ये स्पेलिंग नहीं होगा, THEIR वाला नहीं होगा, ये वाला आपका होगा THERE वाला, वहाँ वाला होगा, उनका वाला नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा साथी, छोटे छोटे सिले मिस्टेक होते हैं, उसको इस बार हमें भाई अलग रखना है, एकदम अलग हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ओके, तो इस पेपर को लगा लीजिए भाई, देख लीजिए अपनी तैयारी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। बताइए साथी, डेयर, कुड, मे या सेल, क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? हल करिए साथी इस सवाल का परफेक्ट आंसर। क्या आप कृपया मेरे कंप्यूटर में मेरी मदद कर सकते हैं? यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर, क्या आप मेरी कृपा कंप्यूटर में मदद कर सकते हैं? याद रखिए साथी, जब कोई सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात हो रहा है, जब रिक्वेस्ट करने के सेंस में आए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उस टाइम किसका प्रयोग होता है? कुड का प्रयोग होता है। किसका साथी? कुड का प्रयोग होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी साथी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने के सेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो उस टाइम आप कुड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व को हल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। भाई 3 सवाल आपके पेपर में सिनोनिम्स के पूछे जाएंगे, एक ही शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे इंग्लिश में दिया प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। आप जानते भाई क्या होता है? सक्रिय होता है ना भाई, बिल्कुल सर जी सक्रिय होता है। तो हेडलेस का मतलब क्या होता है भाई? हेडलेस का मतलब असावधान। क्या साथी? आपका असावधान होता है, ये बात याद रखिएगा। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या होता है? अदूरदर्शी। आपने देखा होगा भाई, अदूरदर्शी मतलब शॉर्ट साइटेड। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रियाशील होता है। और इंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है भाई? आपका उत्साही होता है। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव यानी सक्रिय। बस सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? उसके समानार्थी शब्द बताना है। तो सक्रिय मतलब बहुत खुशहाली से, उत्साह से सक्रिय, उत्साही हो जाएगा, यानी इंथुसियास्टिक हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा दोस्त। अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई तीन तीन सवाल एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, बताइए क्या हो जाएगा। सफिशिएंट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जैसे सफिशिएंट, आप सभी के पास टाइम अभी पर्याप्त है, आप पढ़ाई के लिए बहुत आपके पास समय है, पर्याप्त है। इस टाइम को अधिक से अधिक आप लोग साथी अपने पढ़ाई में लगाइए, अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। सफिशिएंट का मतलब कि साथी क्या हो जाएगा, पर्याप्त है। इसका जस्ट अपोजिट इनएडिक्वेट, इनफ। इनफ मतलब क्या होता है, काफ़ी होता है भाई ना, काफ़ी पर्याप्त होता है। हमें तो देखिए सिनोनिम्स नहीं बताना, हमें तो एंटोनिम्स बताना है। इंटेंस का मतलब क्या होता है, तीव्र होता है, याद रखिए साथी, तीव्र होता है। और प्रीसाइज का मतलब होता है ठीक। क्या साथी, प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा ठीक होता है। लेकिन साथी जो इनएडिक्वेट का मतलब होता है ना, याद रखिए दोस्त, अपर्याप्त हो जाता है। क्या साथी, अपर्याप्त होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो यहीं से ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सफिशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी 3 सही है 1 गलत है। बताइए कहाँ पर मिस्टेक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, बताइए। जैसे पैरालेल, समानांतर, राइट स्पेलिंग क्या होता है, PARALLEL। पैरालेल का मतलब क्या होता है, समानांतर होता है। अब जानते हैं एक्सपल का मतलब क्या होता है भाई, निष्कासित। जो निष्कासित होता है ना उसके माने क्या होता है, एक्सपल होता है। और रिपल मतलब पीछे हटना। फोरटेल का मतलब भविष्यवाणी करना। जैसे कि आप लोग भविष्यवाणी करते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोरटेल बोलते हैं। रिपल मतलब पीछे हटना, पीछे हटना, ये बात याद रखिएगा, पीछे हटना। और एक्सपल का मतलब साथी क्या होता है, एक्सपल का मतलब होता है साथी आपका निष्कासित, ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का क्या बनेगा, इनकरेक्ट कौन दिया, पैरालेल दिया, जो कि राइट स्पेलिंग PARALLEL होता है। इसका मतलब क्या होता है, पैरालेल का मतलब समानांतर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल इज व्हाट। क्या हो जाएगा, बताइए। सेम वर्ड आपको बताना है भाई, जो आपका सेंटेंस दिया है इसको पढ़िए समझिए, उसके बाद बिल्कुल सेम बताइए। अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इसका मतलब ऐसी स्थिति जब कोई प्रगति संभव हुई। ऐसी स्थिति जब आ जाए आपके जीवन में कि कोई प्रगति, कोई बढ़ाव नहीं हो, संभव ही नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति बोलेंगे कि डेडलाइन बोल देंगे। डेडलाइन का मतलब क्या होता है बताइए साथी, समय सीमा। डेडलॉक का मतलब गतिरोध। हार्मोनी का मतलब सामंजस्य। तो भाई डेडलॉक हो जाएगा यानी गतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए। एट अ स्टेज, इसका मतलब एट अ स्टेज, बिना रुके, बिना रुके। एट अ स्टेट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बिना, याद रखिएगा, रुके होता है। ठीक। विथ इन अ मंथ, रॉन्ग। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कुछ समय बाद नहीं। विथआउट अ स्टॉप, बिना रुके, बिना रुके मतलब विथआउट अ स्टॉप, यही क्या हो जाएगा, बिना रुके भाई। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ड्यूरिंग अ ईयर, रॉन्ग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेनस का सिनोनिम्स बताइए। स्टेनस का मतलब क्या होता है, कठोर। स्टेनस का मतलब होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, क्या होता है, कठोर होता है। ओके, दृढ़ होता है। जैसे इजी का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल आसान होता है। लाइट मतलब हल्का, कुछ प्रकाश, कुछ रोशनी। फीबल का मतलब क्या हो दोस्त, कमजोर होता है। सिनोनिम्स हमसे पूछा है भाई, याद रखिएगा। फीबल का मतलब कमजोर होता है, और डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। डिफिकल्ट का मतलब होता है क्या साथी, कठिन होता है, बात याद रखिएगा। यहाँ से आप सभी से स्टेनस का पूछा है, तो स्टेनस का मतलब होता है साथी कठोर। तो इसका कठोर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल समानार्थी शब्द डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा भाई, लगातार आप सभी के बीच क्लास आ रही है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को।
भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? बताइए दोस्त, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? तो सर जी गंगा नदी बनाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को। हिमाचल प्रदेश का हालदा त्यौहार मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? देखिए साथी, जो भी हम आपके लिए फुल पेपर करवाते हैं ना, ये बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होता है। जैसे कि हर एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम साथी उन्हीं टाइप के क्वेश्चन जो हम फुल पेपर करवाते हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन होता है। इसलिए थोड़े से आप लोग मेंटेन करके चलेंगे, अपनी तैयारी को परखते रहिएगा अच्छी तरीके से। हिमाचल प्रदेश का हालदा त्यौहार मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए। तो बौद्ध समुदाय द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। गीता महली किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? गीता महली किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही याद रखिए उड़ीसी के लिए। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सर जी 8 सितंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार गारंटी देता है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार गारंटी देता है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 32 देता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति मिली है? बताइए। इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति मिली है? तो साथ ही याद रखिएगा समुद्रगुप्त की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताइए फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो सर जी अमिताभ घोष है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो कि किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो आप जानते हैं भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो कि किस देश के संविधान से उधार ली गई है? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। कौन सी गोलाकार संरचना राइबोसोम का निर्माण और संयोजन करती है? बताइए दोस्त कौन सी गोलाकार संरचना राइबोसोम का निर्माण और संयोजन करती है? तो भाई याद रखिएगा न्यूक्लियोलस करता है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का न्यूक्लियोलस बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 को। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 1 साल बाद 1527 में। तो बाबर और मेवाड़ के शासक किसके बीच लड़ा गया था? बताइए। तो भाई याद रखिएगा राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। 2021 में पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, तो किसे चुना गया था? बताइए दोस्त 2021 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, किसको चुना गया था? तो भाई याद रखिएगा आलिया भट्ट जी को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए 25 नंबर को। भारत की नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकरण कौन है? भारत की नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकरण कौन है? तो साथ ही याद रखिएगा राष्ट्रपति साहब हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, कितने प्रतिशत है? ये तो सवाल बहुत ईजी, बताइए आप लोग। तो सर जी 74.04% है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो सर जी 1856 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? बताइए उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा सोंग बांध है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला राजस्थान से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए साथी कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में फेमस है? तो भाई याद रखिए चिल्का झील है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु में जो ऐरावतेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राज राजा किसके द्वारा किया गया था? तो साथ ही याद रखिए चोल द्वितीय द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए केरल में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए भारत का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य वो कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा असम है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताना है, कौन सा है? तो सर जी गोबी है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर और इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करिए। बताइए साथी क्या बनेगा आप सभी का राइट आंसर? तो मानिए साथी यदि मिल्क और वाटर है, ठीक है, मानिए साथी पहले एक विक्रेता दूध में, यानी साथी मानिए दूध आपका 100 है और वाटर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसका है? पानी और दूध का अनुपात पूछा, यानी साथी 25 से कम 25, 25 योग का 100। इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे, 1:4 हो जाएगा, क्योंकि भाई पानी का पूछे तो पहले पानी हुआ 1 और आपका मिल्क यानी दूध क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल था और बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को गलत करके आए होंगे। सिंपल सवाल था भाई, बहुत ईजी सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। यानी सिंपल इंटरेस्ट आप सभी से पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट इंटू दर इंटू समय बटे में आपका 100 होता है। तो प्रिंसिपल हमने आपको बताया सबसे अधिक नंबर में होता है 3000। रेट हमेशा प्रतिशत में होता है 6 दिया है। टाइम साथी 4 वर्ष दिया है। बटे में यहाँ से 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल। 30 × 6 कितना हो जाएगा 180। 180 × 4 18×4 यानी 720 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से साधारण ब्याज रुपीज में कितना हो जाएगा 720, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो सिंपल सवाल था भाई, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, मूलधन इंटू दर इंटू समय, या आप SI = PRT/100, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। 84 और 108 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी HCF पूछ दिया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। 16 25 80 नहीं होगा भाई, ऐसा ऑप्शन आपको उठाना है जो साथी ऐसा ऑप्शन आपको उठाना है जब भी साथी महत्तम समावर्तक पूछे, HCF पूछे, तो वही आपको ऑप्शन उठाना है जो साथी दोनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 16 देखिए, 16 70 क्या 112, 16 जो दोनों नंबर को नहीं काट रहा है। 8 देखिए साथी किसको काट सकता है, दोनों को नहीं काटेगा भाई। 6 देखिए, 6 तो साथी आप सभी का केवल 108 को काट सकता है। 18 छक्का 108 होता है। 84 को नहीं काटेगा, 6 कम 6 6 चौका काट देगा साथी। 14 बार में काट देगा, 6 भी काट देगा, लेकिन साथी 12 भी तो काट सकता है। देखिए 12 सत्ते 84 और 12 नवा 108 होता है। अब जानते हैं भाई, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी साथी जो 12 है इसका HCF जो होगा इसका फैक्टर अधिक होगा, तो हमारा 6 की जगह 12 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है। जो हमारा नंबर बड़ा होता है HCF में जो पूर्णतः विभाजित करे दोनों नंबर को, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी। ओके, जब दो संख्या साथी काटे, जैसे इसमें देखिए 6 भी काट रहा है और 12 भी काट रहा है, लेकिन हमने प्रायिकता किसको दिया, सबसे पहले 12 को दिया, क्योंकि 12 बड़ी नंबर है, इसका अधिक फैक्टर बन सकता है। हमेशा याद रखिएगा, दो नंबर यदि काटेगा दोनों को, तो जो बड़ा रहेगा वही आप लोग आंसर को लॉक करेंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 को। 6 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि पर 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। सभी साथी बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या आप सभी के अनुसार आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। जैसे देखिए, सुरेंद्र ने 2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 खर्च की। उसने इसे 3000 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यदि साथी आप, चलिए पहले आप लोग ट्राई करिए, आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है बताइए मेरे दोस्त। फटाफट हल करेंगे सॉल्व का राइट आंसर सभी दोस्त। जैसे आप साथी कोई दुकान पे गए, एक पुरानी साइकिल खरीदे 2500 का, ठीक है 2500, और उसके बाद साथी इसकी मरम्मत में भी 300 लगा दिया। इसका मतलब साथी अब इसका जो कास्ट प्राइस यानी आपका खर्च टोटल कितना लगा, 2800 लगा। ठीक है, आपने टोटल जो साथी साइकिल तो 2500 में खरीदा, लेकिन उसके बाद भाई 300 रुपया और भी उसको सही ठीक करवाने में लगा दिया, तो इसका मतलब आप ही का खर्चा हुआ 300 उसी साइकिल में गया, यानी टोटल साइकिल का खर्च में कितना आया, 2800 आया। ठीक है, 2800 में आया। अब आपका मन आया घर पे आते इसे आप 3000 रुपये में बेच दिए। घर पे आपका मन आया कि हम अब इसे बेच देंगे, तो बेचने पे आपको साथी 3000 का मिला पैसा, तो इसका लाभ प्रतिशत आपको कितना होगा। पहले साथ देखिए, आप कोई सामान 2800 का खरीद रहे हैं और उसे 3000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब आप सभी को यहाँ पे 200 का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, इस 2800 से हो रहा है, 2800 से हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100 प्रतिशत निकालना है। यहाँ से साथी 200 से 00 से 00 कैंसिल, यानी 2/28 इंटू 100। क्यों साथी, 2/28 इंटू 100 यही हमारा निकल के आया, तो कितना होगा 2/28 इंटू 100, 2 एक कम 2, 14 बार मिल जाएगा, यानी साथी 100/14। फिर से इसको ब्रेक करेंगे 2 से, तो 50/7। तो 50/7 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक आपको मालूम होगा, बताइए साथी। तो 7 सही 1/7 होता है, 7 सत्ते 49, 1 50/7, तो 7 सही 1/7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके मेरे दोस्त, उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आप कभी भूलेंगे नहीं, ये तरीका आप हमेशा अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 को। जैसे साथी देखिए क्या दिया है रीजनिंग के सॉल्व। एक निश्चित कूट भाषा में फादर मैक्स टी को IBFXEY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और टी एंड कॉफ़ी को KREYWN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में टी को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है। चलिए भाई ये रीजनिंग के सवाल हल करिए आप लोग। आप सभी से केवल टी का पूछा है, क्या आंसर आएगा आपके अनुसार। तो साथी अब बस आप देखिए टी कहाँ पर है। टी साथी जो कोड क्या है, क्या दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले ये चेक करिए। जैसे देखिए फादर मैक्स टी, इसका मतलब टी इसमें भी है,
और साथ ही देखिए टी तो इसमें भी है और टी भी इसमें भी है। इसका मतलब टी जो हमसे पूछा है साथी जिसका कोड, ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यदि टी साथी दोनों में कॉमन है तो जो आपका कोड हुआ है उसमें भी साथी कोई अक्षर होगा जो कि कॉमन होगा। चेक करिए कौन सा कॉमन है। जैसे देखिए इसमें आई बी एफ एक्स आई है, तो यहाँ पे देखिए ई वाई है, यहाँ पे के आर ई वाई, ई वाई देखिए कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब साथी टी का जो कोड होगा वो क्या होगा, ई वाई होगा। हमेशा याद रखिएगा साथी, जब आप सभी को इस तरह का सवाल पूछ दे एसएससी का, इस टाइम ये मोस्ट डिमांडिंग सवालों में से एक सवाल है। जब साथी आपको इस तरह के सवाल पूछ दे हमेशा याद रखिएगा, बस आपको कॉमन चेक करना है, जिसका पूछा है साथी उसका कॉमन चेक करना है। जैसे हमसे टी का पूछा है तो हमने दोनों में सिलेक्ट किया, देखिए टी इसमें भी है आपका और टी इसमें भी है। अब तुरंत हमें मालूम हो जाना चाहिए कि जो कोड हुआ है उसमें भी कोई ना कोई ऐसे दो होंगे जो कि कॉमन होंगे, जो कि साथी हमें ई वाई मिल चुके। देखिए ई वाई इसमें भी है, ई वाई इसमें भी, इसका मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही आपको काम करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 को। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथ ही इस बार समीकरण में कुछ आपको चेंज करना है, जैसे कि प्लस की जगह गुणा रखना है और भाग को साथ ही माइनस की जगह रखना है, या माइनस की जगह भाग या गुणा की जगह प्लस आपको चेंज करना है। कहाँ पर, ये समीकरण में, यहाँ पे समीकरण दे रखा है। तो चलिए साथ ही पहले सवाल के कंडीशन को फॉलो करते हैं हम लोग। जैसे देखिए 15 के बाद देखिए भाग है, तो भाग को किस में बदलना है, भाग और माइनस को, यानी भाग की जगह माइनस रखना है। 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस और गुणा का आपस में बदलना, यानी प्लस की जगह गुणा रखना है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा। माइनस 4 है, माइनस किस में बदलना है, भाग में बदलना है। माइनस को भाग में बदल देंगे, भाग 4 हो जाएगा। फिर गुणा है, तो गुणा के साथ ही किस में बदल देंगे, प्लस में बदल देंगे 7। अब इसमें हम लोग बॉडमस के नियम लगा सकते हैं। यहाँ से 15 माइनस 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10, प्लस 7 हो जाएगा। प्लस 7 और 15 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, 22 में से 10 को घटा देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो हमारा साथ ही सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में, आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ा जाए। किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसको हम अच्छी तरीके से बता देंगे। साथी आपको कन्फ्यूजन लेके नहीं चलना है पेपर तक, ओके। जैसे साथी यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 43, एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। एन जो है आर के ठीक दाएं बैठा है, यानी साथी पहले एक वृत्ताकार हम लोग मेज बना लेते हैं। जैसे वृत्ताकार ये मेज है, ठीक है। 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक। एक सेकेंड 4 5 6 लोग हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लोग बैठ चुके हैं। अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं, जो जो सवाल बोला है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे देखिए पहला लाइन, यन जो है आर के ठीक दाएं बैठे हैं, ठीक है। आर के ठीक दायां कौन बैठा है, यन बैठा है। तो सबसे पहले साथी हम लोग मान के चलिए आर को यहाँ पे बैठाएंगे, तो आर के ठीक दायां कौन बैठा है, यन। तो आर का दायां कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऊपर के साइड। इधर साथी दायां, दायां का मतलब राइट साइड, और बाएं का साइड मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट तो नीचे होगा, राइट इसके उधर होगा, ऊपर होगा साथी। भाई आपको यदि यहाँ पे बैठना है तो आपका राइट साइड किधर होगा, इधर ही होगा ना भाई। तो सवाल देखिए बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि आर के ठीक दाएं बैठा यन, ठीक है। एक लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए यम जो है यन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी साथी यन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यम बैठा है। यदि साथी हम लोग यन यहाँ पे बैठ गया है, यन के दाएं से दूसरे स्थान पर यम बैठा है, यानी साथी दायां से, यानी दायां से दूसरे स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा भाई। यन का भी दायां तो इधर ही होगा भाई ना, इधर ही होगा ना। यन का दायां कौन हो जाएगा, इधर ही। दायां मतलब राइट साइड, राइट से नीचों को हो गया भाई। तो यन के दाएं से दूसरे स्थान, देखिए पहला ये हो जाएगा जो कि अभी कोई बैठा नहीं है, ये हो जाएगा बीच में, और फिर यहाँ पे यम बैठा देंगे दूसरे स्थान पर।
यन के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? यम बैठा है, तो यम हमने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर जी। अब देखिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ा जाए। पी जो है यम के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। यम के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? पी बैठा है। यम तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो यम के दाएं से, यम का दाएं इधर ही होगा, इधर होगा भाई, इधर होगा। इधर आप बैठेंगे तो दाएं आपका राइट साइड इधर ही होगा ना भाई, इधर ही होगा ना। ठीक है सर जी। तो यम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा? पी बैठा, यानी साथी पी यहाँ बैठ जाएगा। दूसरा स्थान, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये हो जाएगा। यम के दाएं से पी जो है दूसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट अगला लाइन को पढ़ते हैं। ओ जो है पी के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा। ओ जो है पी के, यानी पी यहाँ पे है, पी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पी बैठ चुका है। पी के दाएं से तीसरे स्थान पे, दायां, दायां राइट साइड होता है, यानी तीसरा स्थान पे। आर एक स्थान हो जाएगा, एन दूसरा स्थान हो जाएगा, तीसरा, यानी ओ यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल सा। तो कौन बच रहा है? एक अभी हमारा बचा बंदा है, तो यहाँ पे किसको बैठा दे? क्यू को बैठा दे। क्यू को बैठा दिया। अब सभी बैठ चुके हैं। सवाल क्या पूछा है? क्यू के ठीक दाएं कौन बैठे? देखिए अभी जस्ट क्यू कहीं जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन क्यू का पूछ दिया है भाई। यदि आप क्यू को नहीं बैठाते तो आपका आंसर नहीं निकल गया था। तो क्यू देखिए लास्ट में बैठाना पड़ा हमें, तो क्यू तो यहाँ पे, क्यू के ठीक दाएं, तो क्यू के ठीक दाएं यही तो पी है, तो है भाई राइट साइड में। क्यू के ठीक राइट साइड कौन है? दायां साइड कौन है? पी है, जो कि आपका यही डी आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल, कितना अच्छी तरीके से हमने आपको बताया भाई। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए भाई। बिल्कुल नहीं हुआ होगा भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 को। जैसे देखिए सॉल्व क्या दिया है। FI29 एक निश्चित प्रकार से TW 49 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार LO 38 ZC 58 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए RU 65 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले साथी हम लोग FI 29 का रिलेशन चेक करेंगे TW 49 का। जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आप सभी को क्या काम करना है? नंबर को हल करना है। नंबर को, जैसे 29 49, तो 29 में यदि साथी हम लोग +20 को जोड़ देते हैं तो 49 बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे? हर एक अक्षर का कोड करेंगे। F होता है 6 नंबर का, T होता है 20 नंबर का, I होता है 9 नंबर का, W होता है 23 नंबर का। देखिए 6 से 20 यानी +14 किया है। 9 से 23 आपको जाना है, 9 से 23 आपको जाना है। 9 में ऐसा क्या नंबर को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा? तो सर जी हम लोग 14 जोड़ देंगे। यानी इसमें देखिए +14 जोड़ा, इसमें +14 जोड़ा है, और +20 आपका नंबर में जोड़ा है। +14 +14 +20, ये तो पहला हमारा मतलब कि समीकरण मिला। अब सेकंड का भी चेक करते हैं, क्या यही है? LO 38, इसका रिलेशन क्या दिया? ZC 58। देखिए पहले तो साथी 38 में यदि हम लोग 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 58 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यल साथी 12 नंबर का होता है, जेड आपका साथी 26 नंबर का होता है। देखिए 12 से आपको 26 जाना है, तो 12 में हम यदि 14 को जोड़ेंगे तभी तो हमारा 26 होगा। ओ साथी 15 होता है, सी आपका 3 होता है। यदि साथी हम लोग 15 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29 होता है। तो आप जानते हैं साथी 15 में जब हम लोग 14 को जोड़ते हैं तो हमारा 29 आता है, लेकिन यहाँ पे तो सी दिया है। तो आप साथी जानते हैं ना कि 26 पे आपका जेड होता है, जैसे आप 27 पे बढ़ते हैं तो ए आ जाता है, 28 पे बी आ जाता है, 29 पे सी आ जाता है। आप सभी को मालूम होगा। तो यही तो है भाई, इसका मतलब इसमें भी +14 +14 +20 किया है। अब हमें मालूम हो चुका है, तो सेम यही पैटर्न हम लोग जो हमसे पूछा RU 65 में लगा देंगे। पहले साथी हम लोग 65 में +20 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई? 85। इसका मतलब हमारा नंबर तो 85 आएगा। R होता है साथी 18, U होता है 21, तो दोनों में पहले +14 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो साथी 18 14 कितना हो जाएगा आपका? 32 होगा, और 21 और 14 कितना होगा? 35 होगा। सर जी हम तो केवल ए से लेकर जेड तक, केवल 1 से लेकर 26 तक जानते हैं, यहाँ तो 32 आ गया। 32 पे कौन अक्षर आता है? तो साथी 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई, 32 पे एफ। यानी साथी 32 का कौन होगा? एफ। यानी हमारा ऑप्शन एफ से स्टार्ट हो रहा होगा। 32 पे एफ, 33 पे जी, 33 पे जी, 34 पे एच, 35 पे ई, यानी यहाँ पे 35 ई हो जाएगा। यानी FE 85 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। FE 85 देखिए कौन सा ऑप्शन है? FE 85 डी ऑप्शन। तो साथी 44 का डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 को। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए साथी। इस बार आप सभी को प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और गुणा और भाग को आपस में बदलना है, इसी समीकरण में आपको बदलना है। चलिए दोस्त हल करिए, 1 मिनट के समय आप सभी के पास है। तो देखिए 8, ठीक है 1 सेकेंड भाई, 8 प्लस है तो प्लस की जगह माइनस कितना है 2, 2 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह +1, फिर गुणा है, गुणा की जगह भाग, भाग 1, फिर उसका देखिए भाग है तो भाग की जगह गुणा 1। तो सबसे पहले इसमें बॉडमस के नियम लगाएंगे तो भाग करेंगे, 8 - 2 प्लस 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आएगा, गुणा 1 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। 8 - 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 8, 9, 9 में से 2 घटा देंगे 7। इसका मतलब देखिए ऑप्शन दिया होगा 7, ऑप्शन ए। तो 45 का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 को। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो साथ ही यहाँ पे आपको शब्दों का यानी अक्षरों का श्रृंखला दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? हमने आपको तरीका क्या बताया है, जो कोड किया है उसका साथ ही पहला अक्षर उठा लीजिए आप लोग। जैसे देखिए इसमें जी है तो जी को उठा लीजिए, इसमें यच है तो इसमें यच को उठा लीजिए, इसमें देखिए आई है तो आई को उठा लीजिए, इसमें देखिए जे है तो जे को उठा लीजिए। दूसरे का नंबर पे आपको इनका नंबरिंग करना है, G7, यच 8, आई 9, जे 10। देखिए 7, 8, 9, 10, इसका मतलब हमारा अगला संख्या क्या होगा? 11। 11 हमें लाना नहीं, हमें तो अक्षर लाना है। तो 11 का कोड क्या होता है, यानी अक्षर क्या होता है? के होता है। यानी साथ ही हमें ये मालूम हो चुका है कि हमारा आंसर के से स्टार्ट होगा। अब ऑप्शन पे जाइए, चौथा काम आप सभी को यही करना है, जब आपको एक निकालेंगे ना तो ऑप्शन में जाना। देखिए कोई ऑप्शन के से स्टार्ट नहीं किया, केवल बी ऑप्शन स्टार्ट किया है, तो हमारा यही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा भाई, क्यों हम पूरा अपना सवाल को हल करें, टाइम वेस्ट करें। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। जैसे साथी आपको समीकरण देता है, तर्क देता बहुत ज़्यादा, तो वो पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यही समझना है आप सभी को। जैसे कि यहाँ पे देखिए 24 से 73 कैसे आया है, 27 से 82 कैसे बना होगा, बस यही पहले आपको रिलेशन चेक करना है। सबसे पहले साथी 24 से आप सभी को 73 चेक करना है कैसे बना होगा। तो यदि साथी हम लोग 24 में 3 का मल्टीप्लाई करते तो 72 आता है, 72 में 1 को जोड़ देते हैं तो साथ ही 73 बन जाता है, जो कि ठीक है। उसी प्रकार देखिए 27 से 82, तो 27 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 का 1, 3 दूना 6 2 8, 81 आ रहा है, 81 में 1 जोड़ देंगे तो 82 हो जाएगा। यानी साथ ही 3 का मल्टीप्लाई फिर +1 हो रहा है। अब यही तरीका हमें ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जैसे देखिए 32, पहला ऑप्शन 32 दिया, कितना हो जाएगा? 96, 96 1 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा, जो कि हमें 100 आंसर लाना है, जो कि रॉन्ग है, पहला ऑप्शन नहीं मिला। ऑप्शन भी देखिए 33 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 कर देंगे, 33 थी आपका 99 होता है, 99 1 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, जो कि साथ ही देखिए यहाँ पे 101 दिया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 कर देंगे तो आपका साथ ही 100 हो जाएगा, 33 या 99 + 100, जो देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस सवाल का साथ ही सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? जैसे 1 दिया है, 17 दिया है, 33 दिया है, 49 दिया है, 65 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बताइए साथी कितना आंसर होगा? हल करिए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कितना आंसर निकल के आएगा? 1 से 17 यानी +16 किया है, 17 से 33 यानी 17 में यदि साथी आप 16 को जोड़ेंगे ना तो 33 आंसर आ जाएगा। 33 में यदि साथी आप लोग +16 को करेंगे तो 49 बन जाता है, 49 में यदि साथी आप +16 को जोड़ेंगे तो 65 बन जाएगा। यदि आप साथी 65 में 16 को जोड़ देते हैं ना तो आपका 81 आ जाता है, जो कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि साथी देखिए +16 +16 +16 +16 क्या, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 को।
एक निश्चित कूट भाषा में मूव को 3 9 1 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ईस्ट को 4 6 9 2 के रूप में। तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा? हल करिए साथी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे दोस्त। कितना आंसर होगा? आप सभी से केवल ई का पूछा है भाई। हमने आपसे क्या बताया, जब भी साथी सिंगल आप सभी से पूछे कोई भी, चाहे केवल इंग्लिश से क्यों ना दे, क्यों नंबर ही क्यों ना दे, तो आपको साथी पहले ये देखना है क्या दोनों में कॉमन है। जैसे ई देखिए साथी, मूव में भी है और ईस्ट में भी ई है, इसका मतलब दोनों में कॉमन मिल चुका है। अब ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यदि दोनों में जब ई कॉमन है तो इसका मतलब जो कोड हुआ है उसमें भी कोई नंबर ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। अब हम लोग नंबर में ऐसा कोई संख्या को देखते हैं जो कॉमन है। देखिए तो 3 9 1 7 4 6 9 2, क्या है साथी? क्या इसमें नंबर में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? 9 है। देखिए यहाँ पे देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा भाई। ओके, हमेशा याद रखिए यदि साथी जो आप सभी से पूछा है वो दोनों में कॉमन होगा तो इसका मतलब जो कोड हुआ है उसमें भी जरूर से जरूर कोई ना कोई संख्या कॉमन होगा। ओके चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। जैसे फ्लोट कितना नंबर लिखा है, ब्लोट को इतना नंबर लिखा है, तो एफ का कोड कितना होगा बताइए। अभी जस्ट हमने क्या है कि आप पहले एफ को देखिए क्या दोनों में कॉमन है। देखिए फ्लोट में तो एफ है लेकिन ब्लोट में नहीं है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जिसमें एफ नहीं है, जिसमें एफ नहीं है इसमें हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर इसी में होगा। कैसे होगा? जैसे साथी देखिए ध्यान से देखिएगा, FLOAT फ्लोट, इसका कोड कितना दिया? 1 4 2 3 8। और ब्लोट देखिए BLOAT, यही है ब्लोट का कोड। एक अक्षर के लिए एक नंबर आपका कोड क्या है? 4 9। देखिए आप सभी से एफ का पूछे, इसका मतलब देखिए साथी ब्लोट में हमारा आंसर नहीं होगा, इसका मतलब कोई ना नंबर जो होगा ना वो सब कॉमन होगी। जब इस तरह के सॉल्व देगा ना तो नंबर ही कॉमन कर देता है। जैसे देखिए 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। यदि साथी ब्लोट में जो नंबर का होगा उसमें नहीं होगा, ये बात याद रखिए। जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो आंसर नहीं होगा। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, और 4 साथी इसमें, 4 इसमें है, तो केवल फ्लोट में कौन सा नंबर बच रहा है? 1 बच रहा है, तो एफ का कोड कितना होगा? 1 हो जाएगा, जो कि साथी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। ओके, ऐसे दिमाग आप सभी को लगाना है। तो साथी फाइनली फुल पेपर का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? ईमानदारी के साथ बताएंगे मेरे देश के सभी साथी, बताइए। उम्मीद करूंगा दोस्त ये पेपर आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इस पेपर को कंप्लीट लगाया होगा और अपनी तैयारी को परखा होगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। डेली लगातार क्लास आदि दोपहर 12:35 पे भी एक और क्लास आएगी, तो मेरे दोस्त आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।